हेलो बच्चा लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 6th क्लास का 4th चैप्टर, टाइमलाइन एंड सोर्स ऑफ हिस्ट्री। अब टाइमलाइन क्या होती है? टाइमलाइन जो होती है बेसिकली हिस्ट्री के इवेंट्स के लिए एक लाइन बनाई है हमने, जो इनफाइनाइट टाइम से शुरू होके हमारे आज तक के डेट के लिए कंसीडर होती है। ठीक है, जैसे आज इस टाइम पे 2025 चल रहा है, तो ये जो टाइमलाइन होगी, ये जितने भी इवेंट्स हुए हैं हिस्ट्री में और आज तक, वो सब इस लाइन में फिक्स किए जाएंगे। ठीक है, इन्फिनिटी क्यों? क्योंकि हमें एग्जैक्टली पता नहीं है कि कब कौन सा न्यू डिस्कवरी हो जाएगा और एक और ईयर हमें ऐड करना पड़ेगा, या वो कितना पुराना होगा आज के टाइम से। तो इसलिए हमने इनफाइनाइट चुन के रखा है, इसलिए हम बीच में ज़ीरो कंसीडर करते हैं और यहाँ इन्फिनिटी तक जाता है। ठीक है, मान लो कुछ ऐसी डिस्कवरी हुई जो आज से 4025 साल पुरानी थी। ठीक है, तो हम यहाँ 2025 फिर यहाँ 2000 का टाइम पे हम उसको मार्क कर लेंगे। मान लो कि एक और डिस्कवरी हुई जो आज से 7025 साल पुरानी है, तो हमें एक और लाइन मार्क करनी पड़ेगी जो यहाँ 5000 के पास जाएगी। ठीक है, तो ऐसे न्यू डिस्कवरीज होने की वजह से हम नई टाइमलाइन क्रिएट कर पाएँ और उसी टाइमलाइन में सब चीज़ें फिट कर पाएँ। इसी से यही होती है बेसिकली हमारी टाइमलाइन। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, हमें पता कैसे चलता है कि हिस्ट्री में मतलब पास्ट में क्या था, तो उसके हमारे सोर्सेज होते हैं, और ये सोर्सेज कौन कौन से होते हैं हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं विथ E.H. कार की एक कोट से। History is an unending dialogue between present and the past, between the society of today and the society of yesterday. We can fully understand the present only in the light of the past. तो हिस्ट्री जो होता है बेटा, वो पास्ट और प्रेजेंट की बातचीत होती है। क्यों बातचीत? मतलब इट्स बेसिकली जो भी पास्ट में हुआ है उसी का कॉन्सिक्वेंस हमारा प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर मान लो कि आज डेमोक्रेसी है, ठीक है, आज के टाइम पे प्रेजेंट जो है डेमोक्रेसी है, तो ये डेमोक्रेसी आई कहाँ से? इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से, है ना? तो वो हमारा पास्ट है। तो ये होता है कि जो चीज़ें आज हो रही है उसका एक पहलू पास्ट में रह चुका है, उसका एक रीज़न रह चुका है पास्ट में। अब आज की सोसाइटी कैसी है और सोसाइटी पुराने ज़माने में कैसी थी? आज की सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है बेटा, वो इसलिए है क्योंकि पुराने ज़माने में चीज़ें बदल रही थी। ठीक है, जैसे एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, सोसाइटी में आज न्यूक्लियर फैमिली है, तो उसका रीज़न क्यों आया? उसका पास से पहले जॉइंट फैमिली थी, फिर इवेंचुअली क्या हुआ, लोग जो है अर्निंग के लिए एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने लगे। तो आज जो भी हम देख रहे हैं वो हमारे पास्ट का रीज़न है। ठीक है, तो इसलिए अगर हमें प्रेजेंट को समझना है तो हमें पास्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आज की हम प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहे हैं तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि वो प्रॉब्लम शुरू कैसे हुई या वो चीज़ें हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, ये है नेशनल म्यूज़ियम, न्यू दिल्ली में है ये, और सच म्यूज़ियम प्रिजर्व ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द पास्ट। जो भी हमें एक्सकवेशन से या मॉन्यूमेंट्स जो हमें मिलते हैं, स्टैचूज़ जो मिलते हैं, कॉइन्स जो मिलते हैं, ऑर्नामेंट मिलते हैं, ऑर्नामेंट मतलब ज्वेलरीज, ये सब इस म्यूज़ियम में रखे जाते हैं जो कि हमें हिस्ट्री समझने में मदद करते हैं। ठीक है, तो चैप्टर के एंड में आप समझ पाओगे कि हाउ डू वी मेजर हिस्टोरिकल टाइम, हिस्टोरिकल टाइम को हम मेजर कैसे करेंगे, हाउ कैन वेरियस सोर्स हेल्प टू अंडरस्टैंड हिस्ट्री, अलग अलग सोर्सेज से हम हिस्ट्री कैसे समझ पाते हैं। ठीक है, और हाउ डिड अर्ली ह्यूमंस लिव, और पहले के ज़माने के जो ह्यूमंस थे वो कैसे रहते थे। ठीक है, तो चलिए पहले बात करते हैं हाउ डू वी लर्न अबाउट पास्ट। हमें पता कैसे चलता है कि पास्ट में क्या चल रहा था, है ना? हमें पता चलता है, यू विल डिस्कवर इन साइंस दैट अर्थ हैज़ अ वेरी वेरी लॉन्ग हिस्ट्री। अर्थ की हिस्ट्री बेटा बहुत पुरानी है, हम जितना सोचते हैं उससे तो बहुत पुरानी है, of which we humans occupy only a tiny part, the most recent one. हम जब एग्जिस्ट करना शुरू हुए थे वो अर्थ का बहुत टाइनी पार्ट है बच्चा। ठीक है, मतलब हम रिसेंटली आए हैं, हमसे पहले बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं और ख़त्म भी हो चुकी हैं। जैसे क्या आप ये ब्लू वाला पार्ट देख पा रहे हो, यहाँ से लेके यहाँ तक,
ये बिलियंस ईयर अगो को रिप्रेजेंट करता है। तो जब हमारा अर्थ बना था ना बच्चा, वो आज से 4.54 बिलियन ईयर अगो का है। ठीक है, आज जो भी आपका ईयर है उससे आप 4.5 बिलियन ईयर पीछे चले जाओ तो आपका अर्थ एग्जिस्टेंस में आया था। उसके बाद हमारा जो ऑक्सीजन है वो आया था, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, वो एग्जिस्टेंस में आया था 2.33 बिलियन ईयर अगो। जो फर्स्ट सेल आया था वो ऑक्सीजन के आने से पहले आया है, मतलब इस सेल को ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, उसके बाद बैक्टीरिया जो है वो 1 बिलियन ईयर्स अगो आए हैं। ठीक है, स्पॉन्जेस एंड फंगी, ये कोरल्स। अब यहाँ जो डार्क ब्लू शेड है वो है मिलियंस ईयर अगो। सोचो, हमें लगता है कि ये फंगी वगैरह सब रीसेंट के हैं, नहीं। जो कोरल्स जो है ओशियंस में पाए जाते हैं। ठीक है, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्रिएट करते हैं, कैल्शियम के बने होते हैं कोरल्स बेसिकली। ठीक है, फिर फिश, ठीक है, वर्टिब्रेट्स और इंसेक्ट्स, एम्फीबियंस, ये जितने भी हैं, शार्क, बर्ड, ये हमसे बहुत पहले आ चुके हैं। रेप्टाइल्स, डायनासोर। सोचो, रेप्टाइल और डायनासोर सिर्फ 300 मिलियन ईयर्स हो गए हैं। ठीक है, वो भी बहुत पुराने नहीं हैं, उससे भी पुरानी चीज़ें हैं हमारे पास। तो जैसा हम सोचते हैं ना बच्चा, उससे बहुत ज़्यादा पुरानी हमारी हिस्ट्री है। ठीक है, उसके बाद फ्लावर्स, बीज, ये आई हमारी 100 मिलियंस ईयर अगो के आसपास। ठीक है, या 100 ईयर्स अगो के आसपास, क्योंकि ये ग्रीन लाइन पे आसपास आता है। ठीक है, मैमल्स हमसे बहुत पहले आ चुके थे। अब होमोसेपियंस, जो आज के टाइम पे तुम जिस तरह के लोग देखते हो ना, उसका बहुत पुराना जो आदिवासी जिनको बोला जाता है, वो जो है वो आज से 3 लाख साल पहले आए थे। और अगर तुम आज के ह्यूमंस का स्ट्रक्चर स्टडी करना चाहते हो तो तुम्हें होमोसेपियंस, आज का जो ह्यूमन बीइंग है उसकी शुरुआत होमोसेपियंस से हुई थी। उनके हेड का स्ट्रक्चर, उनके टीथ का स्ट्रक्चर सब आज के ह्यूमन से बहुत मिलता जुलता है। और लिखना तो हमने बहुत ही रिसेंटली शुरू किया है, सिर्फ 6500 ईयर्स अगो ही पहले ही हमने लिखना शुरू किया है। फायर हमने 10 लाख ईयर्स पहले सीखी है जलाना। ठीक है, तो बेसिकली ये जो टाइम लाइन है ये आपको दिखाता है कि अर्थ जो है, अर्थ पे जो लाइफ है वो कैसे इवॉल्व होके आज के दिन तक आई है। ठीक है, सो बहुत सारे लोग जो है हिस्ट्री की स्टडी करते हैं जो अर्थ पे हुई। ठीक है, सम ऑफ देम आर ट्रेन टू अनकवर द सीक्रेट लेफ्ट बिहाइंड द अर्थ सर्फेस एंड हेल्प अस लर्न अबाउट इट्स पास्ट एंड ऑल्सो आर पास्ट। सो कुछ ऐसे लोग होते हैं बेटा, ट्रेंड लोग होते हैं, जो अर्थ के सरफेस पे जो चीज़ें मिलती हैं उसकी मदद से पास्ट को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। वो पास्ट को इमेजिन करने की कोशिश करते हैं कि जैसे मान लो कोई ऑर्नामेंट मिला, जैसे मान लो कोई एक ग्रेव है, ग्रेव मतलब होता है कब्र। ठीक है, कोई कब्र है, उसमें हमें स्केलेटन मिला एक। अब उस स्केलेटन की स्टडी की जाएगी और बताया जाएगा कि भैया पहले वो स्केलेटन है क्या, मेल है, फीमेल है, चाइल्ड है, क्या है। ठीक है, ये पता कर लिया। अब मान लो अगर ये मेल स्केलेटन है और इसके आसपास ऑर्नामेंट मिले, हमें ज्वेलरी मिली, अब इससे क्या समझ में आएगा? अब ये जो ट्रेंड लोग होते हैं ये अपना दिमाग लगाते हैं कि अगर इसके पास ज्वेलरी मिली है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि क्या पता मेन जो है वो ज्वेलरी पहनते हो, है ना। क्या अगर इसके पास स्पॉट मिला है तो क्या पता कि ये लोग जो हैं, जो इस सिविलाइजेशन के लोग थे या इस टाइम के जो लोग थे, वो नेक्स्ट लाइफ में बिलीव करते हो कि भैया अगली ज़िंदगी में जाएगा तो इसको पॉट की ज़रूरत पड़ेगी, या मरने के बाद भी एक लाइफ होती है जिसमें इसको खाना बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, और ये लोग उन चीज़ों का पता लगाते हैं। तो ये होते हैं हमारे जियोलॉजिस्ट, पैलेंटियोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड आर्कियोलॉजिस्ट। अब इनका काम क्या है? तो जियोलॉजिस्ट का काम होता है अर्थ के फिजिकल फीचर्स की स्टडी करना। मतलब अर्थ पे जितने भी आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं उनकी स्टडी कौन करता है? जियोलॉजिस्ट करता है, क्योंकि जियो मतलब अर्थ, लॉजिस्ट मतलब उसकी स्टडी करने वाले। ठीक है, तो जैसे सॉइल, स्टोन, हिल, माउंटेन्स, रिवर, सी, ओशियन और जितने भी ऐसे पार्ट जैसे प्लेट्यू, इन सब की स्टडी जो करते हैं वो होते हैं जियोलॉजिस्ट, कि ये फॉर्म कैसे हुए हैं, कितने साल पहले फॉर्म हुए हैं, ये सारी चीज़ें। फिर होते हैं पेलिएंटोलॉजिस्ट। पेलिएंटोलॉजिस्ट क्या करते हैं? ये स्टडी करते हैं रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड ह्यूमन फ्रॉम मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ अगो इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल। अब फॉसिल क्या होता है बेटा?
फॉसिल जो होता है बेसिकली इम्प्रेशन होता है ऑफ फुटप्रिंट्स और अ पार्ट ऑफ प्लांट और एनिमल दैट आर फाउंड प्रिजर्व विद इन द लेयर ऑफ सॉइल एंड रॉक। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक लीफ जो है वो अपने ट्री से गिर के नीचे आया, ठीक है, और वो गिरा एक सैंड लेयर पे, ठीक है। सैंड लेयर पे अब उसका एक वो पड़ गया, मतलब निशान पड़ गया, ठीक है। निशान होता है ना जब आप किसी चीज़ पे प्रेशर करते हो तो उस पे आपके हाथ का निशान पड़ जाता है, वैसे ही लीफ का निशान हुआ। अब वो लीफ का निशान अगर डिस्टर्ब ना हो और सैंड सॉलिड हो जाए आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर अगो, मतलब बाद में, तो इसमें क्या होता है, लीफ की इम्प्रिंट्स आ जाता है, मतलब लीफ का निशान रह जाता है उस सैंड के ऊपर। और अगर जब हम इसको अब आज के टाइम पे अगर हमें ऐसा कुछ मिलता है तो उसकी स्टडी कौन करता है, पिलियंटोलॉजिस्ट करते हैं। सेम गोज विथ एनिमल्स। मान लीजिए एक एनिमल है जिसका शिकार आपने किया था बहुत पुराने समय में, ठीक है। अब उसको आपने किसी पत्थर पे रखा, पत्थर पे, पर आप उसको निकालना भूल गए, ठीक है, और आप दूसरी जगह चले गए, वो वैसा का वैसा रहा। तो अब क्या होगा, मिलियंस ऑफ ईयर अगो, अगर मतलब बहुत सालों के लिए अगर वो एनिमल वैसा का वैसा रहा, उसके ऊपर लेयर जमती गई मिट्टी की, तो क्या होता है बेटा, वो लेयर जो है एक टाइम बाद सॉलिड हो जाती है। अंदर का मटेरियल, ये जो एनिमल बॉडी है वो तो डिकम्पोज हो जाती है, ठीक है, बट उसके जो निशान होते हैं, उसके जो स्ट्रक्चर होता है वो वैसा का वैसा ही रह जाता है। उसी को बोलते हैं फॉसिल, ठीक है। इसमें एक एग्जांपल आपको मैं दिखाती हूँ, एक बहुत सुंदर पिक्चर बन दी है उन्होंने जिससे आपको फॉसिल का एग्जांपल मिलेगा। अब वो पिक्चर कहाँ है, लेट मी सी वंस। आपने देखा होगा कि बहुत सारे इम्प्रिंट्स दिखते हैं जो सर्कुलर शेप में होते हैं पत्थरों के बीच में, वो बेसिकली क्या होता है, वो फॉसिल होता है। अच्छा, हम आगे पढ़ेंगे ना तो हम बताएंगे आपको अगर हमें दिखेगा तो, ठीक है। चलिए अभी वापस चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। हाँ, फिर होते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट कौन होते हैं, जो ह्यूमन सोसाइटी की स्टडी करते हैं, उनके कल्चर की स्टडी करते हैं कि पुराने ज़माने में कैसा सोसाइटी रहती होगी, कैसे कल्चर रहते होंगे, लोग एक दूसरे को गवर्न करते थे या नहीं करते थे, कोई सरपंच रहता था या नहीं रहता था। ये सब स्टडी ह्यूमन सोसाइटी और कल्चर की स्टडी करने वालों को एंथ्रोपोलॉजिस्ट बोलते हैं। और आर्कियोलॉजिस्ट क्या होते हैं बेटा, आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, ज़मीन को खोदते हैं, ठीक है। दे स्टडी द पास्ट बाय डिगिंग अप रिमेन्स दैट पीपल, प्लांट एंड एनिमल लेफ्ट बिहाइंड। जो प्लांट्स, एनिमल्स और पीपल पुराने समय में छोड़ के चले जाते हैं, वही सब चीज़ें हम ढूंढते हैं डिग करके, ज़मीन को खोद के, ठीक है। इसमें टूल्स हो सकते हैं, पॉट्स हो सकते हैं, बीड्स, बीड्स मतलब मोती हो सकते हैं, फिगरीन्स हो सकते हैं, फिगरीन्स मतलब स्टैचू काइंड ऑफ, टॉयज़ हो सकता है, बोन्स मिल सकते हैं एनिमल्स के, टीथ मिल सकते हैं एनिमल्स के, ह्यूमंस के। या अब प्लांट्स क्या छोड़ के जाएंगे, प्लांट्स बेटा जैसे मान लो कभी कभार क्या होता है, ग्रेन जो हैं जल जाते हैं, ठीक है, तो उनके कुछ कंपोनेंट्स, कुछ कार्बन फुटप्रिंट्स वहीं रह जाते हैं, ठीक है। जैसे जो चीज़ बर्न हो जाती है ना, उसका खुद का एक कार्बन उसके अंदर रहता है, उसी को वो लोग स्टडी करते हैं। फिर जैसे मान लो पार्ट्स ऑफ हाउस और ब्रिक, कुछ भी मिल सकता है ज़मीन के अंदर आपको, ठीक है। बहुत समय तक अगर आप किसी घर में नहीं रहते हैं तो उसमें जो है मिट्टी की लेयर जमती जाती है, ठीक है, और हज़ारों सालों में वो पूरा एरिया कवर हो जाता है, ठीक है। बट हज़ारों सालों तक वहाँ कोई आना नहीं चाहिए, ठीक है, ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए, तभी ऐसा होता है, ठीक है। जिससे क्या है, जब हम ऊपर से फिर खुदाई शुरू करेंगे तब वो हमें मिल सकता है वो सामान। इन्हीं सब सामान की स्टडी करता है आर्कियोलॉजिस्ट। ना ये तो हमें पता चल गया कि भैया स्टडी कर कौन रहा है और किस चीज़ की कर रहे हैं। अब हम बताएंगे कि हाउ इज़ टाइम मेजर्ड इन हिस्ट्री, टाइम को मेजर कैसे किया जाता है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। ईच सोसाइटी एंड कल्चर हैव इट्स ओन वे ऑफ मेजरिंग टाइम। हर एक सोसाइटी अपने तरीके से टाइम मेजर करती है, पर अब बिकॉज हम एक ग्लोबल सोसाइटी हैं, हम पूरे वर्ल्ड एक साथ है, तो हमें क्या करना है, एक स्पेसिफिक टाइमलाइन रखनी है, ठीक है, जिससे हमें पता चले कि सब लोग इसी लाइन में चीज़ें कर रहे हैं। तो जैसे देखो, मेजर इवेंट सच एज बर्थ ऑफ एन इम्पॉर्टेंट पर्सन और स्टार्ट ऑफ अ रूलर रेन, मतलब या तो उस टाइम पीरियड में किसी का बर्थ हुआ हो जो बहुत इंपॉर्टेंट हो सोसाइटी के लिए, या एक रूलर ने रूल किया हो उस रेन में, रेन मतलब टाइम पीरियड उसका, ठीक है। हैव ऑफन मार्क्ड एज द बिगिनिंग ऑफ न्यू एरा। जब किसी का बर्थ होता है उसको हम नया एरा का शुरुआत मान लेते हैं, या किसी राजा के
टाइम पीरियड को हम एक नया एरा की शुरुआत मानते हैं। तो आज के टाइम पे जो प्रेजेंट टाइम है उसमें हम जॉर्जियन कैलेंडर फॉलो करते हैं बच्चा। जॉर्जियन कैलेंडर का मतलब होता है जिसमें एंड साइड बाय साइड हम हिंदू, मुस्लिम, जूइश, चाइनीज एंड अदर कैलेंडर्स आर ऑल्सो यूज फॉर कैलकुलेटिंग डेट्स एंड फेस्टिवल एंड अदर ऑस्पिशियस इवेंट। अब देखो, जॉर्जियन कैलेंडर कॉमनली यूज़ किया जाता है। इसके साथ साथ जो इंडियन लोग हैं वो हिंदू और मुस्लिम कैलेंडर या जूइश कैलेंडर का भी इस्तेमाल करते हैं। जो चाइना के वो चाइनीज़ कैलेंडर का भी इस्तेमाल करते हैं। और अलग अलग कैलेंडर के हिसाब से इनके वो फेस्टिवल फिक्स होता है। जैसे हर साल दिवाली का डेट चेंज होती है दिवाली की। ऐसा क्यों? क्योंकि हम उसको हिंदू कैलेंडर के हिसाब से फिक्स करते हैं। हिंदू कैलेंडर में बेसिकली क्या होता है, सन और मून की लोकेशन देख के वो पता करते हैं कि किस दिन क्या होने वाली है। तो हम हर एक स्पेसिफिक अमावस्या को ही, उस मंथ की अमावस्या को ही हम दिवाली मना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग कैलेंडर्स में अलग अलग होती हैं। अब जॉर्जियन कैलेंडर कैसा होता है देखो यहाँ पे, द कैलेंडर नाउ यूज द वर्ल्ड ओवर, इट हैज़ 12 months एडिंग अप टू 365 days एंड अ लीप ईयर ऑफ एवरी 4 year। तो भैया जॉर्जियन कैलेंडर क्या है जो बेसिकली आज हम यूज़ कर रहे हैं, इसमें 12 मंथ होते हैं, 365 डेज होते हैं और हर 4 साल में लीप ईयर होता है जिसमें 366 डेट होते हैं। ठीक है। हाउएवर century years, for example 1800, 1900, 2000 are leap years only if they are multiples of 400। ये जो 1800, 1900, 2000, 2100, 2200 ये सब लीप ईयर तभी हो सकते हैं अगर वो 400 से मल्टीप्लाई हो। ऑफ कोर्स हर 4 साल में है तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए आगे देखिए। सो in the 3 centuries years above, only 2000 is the leap year। अब देखो, ये 400 से डिवीजन हो सकता है क्या? नहीं, ये नहीं। 2000 यस, ठीक है। सो बेसिकली हमें 400 से डिवाइड करना है सो दैट हम लीप ईयर का पता लगा सकें। चलो एक वो देती हूँ, एक टास्क देती हूँ। क्या 1600 वाले ईयर में लीप ईयर था? ऑफ कोर्स था, क्योंकि ये 400 से अगर इसको डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा ये कि भैया ये लीप ईयर है, क्योंकि ये डिवाइड हो पा रहा है। तो ऐसे ही आप किसी भी ईयर का पता कर पाओगे। जैसे 2500 क्या लीप ईयर होगा? वो कैसे पता करोगे आप? 400 से डिवाइड करके। क्या होगा? नहीं। ठीक है, तो इससे हम लीप ईयर पता कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़े। इन द वेस्ट, वेस्ट मतलब यूरोपियन साइड, ठीक है, इंडिया के वेस्ट की बात कर रहे हैं। द कन्वेंशनल ईयर्स फॉर जीसस क्राइस्ट बर्थ हैज़ जनरली बीन टेकन टू बी द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दिस कैलेंडर। तो जॉर्जियन कैलेंडर की शुरुआत होती है विद द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। क्योंकि ये जॉर्जियन कैलेंडर वेस्ट वालों का है, मतलब यूरोपियन लोगों का है, इसलिए हम जीसस क्राइस्ट उनके इम्पोर्टेंट डेट के हिसाब से स्टार्टिंग करते हैं एरा की। ठीक है। सो ईयर आर काउंटेड फॉरवर्ड फ्रॉम दिस पॉइंट एंड यूज टू बी मार्क्ड विथ एडी। एनो डोमिनी बोलते हैं इसको। एनो डोमिनी का मतलब होता है द ईयर आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। ठीक है। तो अगर आप लाइन देखो, इधर ध्यान देना, अगर हम एक लाइन बनाएं, ठीक है, और इस पीरियड में जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ, ठीक है, तो इसके जितने भी राइट साइड में, मतलब इसके बाद जो भी होगा उसको बोलेंगे वो ईयर और एडी, एनो डोमिनी, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। और इससे पहले जो भी हुआ उसे बोलेंगे बीसी, मतलब बिफोर क्राइस्ट। ठीक है। अब हर कोई क्राइस्ट को तो मानता नहीं है, ठीक है, और क्राइस्ट एक सिंगल रिलीजन को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए क्या हुआ, हाउएवर दिस इज नाउ कॉल्ड एज कॉमन एरा। एडी को हम बोलते हैं आज के टाइम पे सीई, मतलब कॉमन एरा अक्रॉस द वर्ल्ड। फॉर एग्जाम्पल 1947, द ईयर इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस, कैन बी रिटन एज 1947 एडी एंड 1947 सीई। कुछ लोग एडी को आगे भी लिखते हैं, तो इट डिपेंड्स। ठीक है, जो भी जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद हुआ है वो कंसीडर होगा एडी या सीई में। ठीक है। सिमिलरली द ईयर बिफोर द
Conventional date for the birth of Jesus are counted backward and used to be marked by BC. पहले बिफोर क्राइस्ट से मार्क किया जाता था, अब इसको बोला जाता है BCE, मतलब बिफोर कॉमन एरा. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल 560 BCE इज़ एन अप्रॉक्सीमेट ईयर ऑफ बर्थ ऑफ गौतम बुद्ध. जो बुद्ध थे ना बेटा, बुद्ध धर्म के जिसने शुरुआत की थी, वो जो थे उनका बर्थ जो हुआ था वो 560 BCE में हुआ था. मतलब उनका बर्थ, वो जीसस क्राइस्ट से बेसिकली बड़े हैं. ठीक है, क्योंकि वो उनसे पहले पैदा हुए हैं. तो ऐसे टाइम हमें पता चलता है कि क्या वो जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले हुआ है या उनके बर्थ के बाद हुआ है. तो जहाँ भी अगर आपको BCE दिखेगा, इसका मतलब जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले. ठीक, चलो. फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ रॉक आर्ट इन द वर्ल्ड, ये हमें मिला था 40,000 BCE के ईयर में. ठीक है, मतलब आज से इतने साल पुराना था ये. तो इसलिए हमने मतलब कि जैसे मान लो आज से हमें पता चला कार्बन, बेटा कार्बन की स्टडी की जाती है हर एक सामान के लिए. जैसे रॉक है तो इसमें कार्बन की स्टडी की जाएगी कि ये कितने साल पुराना है. तो एक जो है अप्रॉक्स डेट हमें मिलता है. तो मान लो हमें डेट मिली, डेट एग्जैक्ट नहीं मिलती, हमें ईयर्स मिलते हैं कि ये कितना पुराना है. तो हमें पता चला कि भैया ये जो है ये 4225 ईयर पुराना है. ठीक है, अब हमें इसे टाइमलाइन में सेट करना है. अभी चल रहा है 2025 चल रहा है. तो ये वाला ईयर इतना, तो भैया 0 के बाद है. ठीक है, ये हो गया. अब इसके बाद कितना बचा, इसे माइनस करो तो बचा 40,000. तो हम लिख देंगे 40,000 BCE, 40,000 एंड BCE. क्यों? क्योंकि भैया अब ये 0 को पार कर चुका है, तो इसलिए हो जाएगा 40,000 BCE. समझ में आया? तो इसलिए जैसे इमेजिन करो कि आज से मतलब तुम्हें एक सामान मिला जो सिर्फ 25 ईयर्स पुराना है. ठीक है, कोई गोल्ड का कॉइन मिल सकता है या कुछ ऐसा, कुछ रॉक टाइप का मिला तुम्हें, वो सिर्फ 25 ईयर पुराना है. तो इससे माइनस कर दो आज की डेट से, कितना होगा 2000. ठीक है, अब 2000 कहाँ आएगा, इतने ही ईयर्स में. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्योंकि ये 0 के बाद है इसलिए इसमें आ जाएगा AD. समझ में आया? चलो, ऐसे ही करके आप कैलकुलेट कर सकते हो. चलो ये भी एक्सप्लोर कर लेते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे. Such calculations are simple, but there is a catch. In the Georgian calendar, there is no 0 year or year 0. The year first CE follows immediately the year 1 BCE. Draw a simple timeline marking every year from 2 BCE to 2 CE. You will see that before the absence of a year 0, because of absence of 0 year, only 3 years have been passed from these two dates. इसको चलो कंफ्यूजिंग नहीं बनाते, बहुत ही सिंपल है. देखो समझो इसको कैसे आई है. अब हुआ क्या कि जब टाइमलाइन बनी तो कोई 0 ईयर नहीं है. ठीक है, तो होता क्या है कि 1 BCE ईयर जो है इसके 365 डेज हुए. उसके बाद कौन सा ईयर आ जाएगा, 1 CE. ठीक है, डायरेक्ट. कोई इसके बाद 0 ईयर नहीं आएगा कि 0 ईयर के 365 डेज के बाद 1 CE नहीं. 1 BCE के जैसे ही 365 डेज पूरे हुए क्या आ जाएगा, 1 CE आ जाएगा. इसके बाद क्या आ जाएगा, 365 डेज होने के बाद 2 CE आ जाएगा. ठीक है, 1 BCE से पहले क्या था, 2 BCE था. अब तुम काउंट करो कितने ईयर हुए हैं. 2 BCE से 1 BCE 1 ईयर, 1 BCE से 1 CE 1 ईयर, एंड 1 CE से 1 कॉमन एरा से 2 कॉमन एरा 1 ईयर. कितने हुए, 3 ईयर ही हुए हैं. तो हमेशा याद रखना बीच में कोई 0 ईयर नहीं है. ठीक है, ईयर 0 नहीं हो सकता. अब जैसे तुम्हें कैलकुलेट करना है कोई नंबर कोई ईयर. ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं. You should add them but subtract 1 in the above case. तुम सबको ऐड करो. ठीक है, 2 BCE से 2 CE तक सबको ऐड करो. जैसे 2 और 2 को ऐड करो 4
और इसमें -1 कर दो, उतने ईयर्स हो जाएंगे तुम्हारे। चलो और इसको एग्जी करते हैं। Practice a few example with your classmate. For example, to return to the question about the Buddha. Suppose we are now in the year of 2024 CE, Common Era. ठीक है, क्योंकि हम क्राइस्ट के बर्थ के बाद के हैं। Then the Buddha was born how much years ago? ये कैसे पता चलेगा? तो बुद्धा की बर्थ डेट लो, अपनी ईयर लो, दोनों को प्लस करो और उसमें से 1 माइनस कर दो। ठीक है, ये आ जाएगा तुम्हारा कितने साल पुराने हैं बुद्धा। ठीक है, आज के टाइम से। अब तुम ये अपने बर्थ डेट के साथ भी कर सकते हो। अपनी बर्थ डेट लो, आज की ईयर लो और -1 कर दो, आज से इतने साल पुराने हो तुम। बस यही करना होता है। इसलिए बर्थ डेट में अगर तुम अपने डेट से मतलब ईयर से काउंट करना शुरू करते हो तो कंफ्यूज हो जाते हो, है ना। इसलिए ये फॉर्मूला हर एक चीज़ के लिए काम आता है। जो भी ईयर तुम्हारे पास है वो, उसके बाद प्लस आज का टाइम और -1, इससे तुम्हें हर एक टाइम पीरियड मतलब हर एक कितनी पुरानी है वो चीज़, वो सब पता चल जाएगी। तो देखो, एंड ऑफ लास्ट आइस एज आया था आज से नहीं, आया था 12,000 BCE में। ठीक है, फिर फर्स्ट सेटलमेंट एंड बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर शुरू हुआ था अराउंड 8,000 BCE के आसपास। ठीक है, उसके बाद पॉटरी टेक्नोलॉजी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, मतलब पाकिस्तान, इंडिया, भूटान, बांग्लादेश, ये सब मिला के बेटा इसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहली बार पॉटरी बनने की जो टेक्निक है वो आई थी 16,000 BCE के आसपास। और द वर्ल्ड फर्स्ट सिटी इन मेसोपोटामिया आया था अराउंड 5,000 BCE के आसपास। ठीक है, उसके बाद इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन आई थी, जिसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन ही बोलते हैं, अराउंड 3,200 BCE के आसपास। एंड बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफकोर्स यहाँ पर हुआ था, इसी से फिर नया कॉमन एरा शुरू होता है। बर्थ ऑफ बुद्धा ऑफकोर्स कब हुआ था? 560 BCE में। फिर अशोका उसके बाद आए हैं। अशोका और बुद्धा का जो टाइमलाइन है बहुत पास है। ठीक है, और ऑफकोर्स वी आर हेयर 2000 CE के आसपास, जिसमें आते हैं हम लोग 2020 आज के टाइम पे 2025 CE में। चलिए, टाइमलाइन, ये टाइमलाइन जो होता है एक कन्वीनियंट टूल होता है जिससे हम हिस्ट्री के सारे इवेंट्स को एक जगह मार्क कर पाएँ। ठीक है, और इससे क्या है, प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ डेट एंड इवेंट हमें पता कर पाते हैं एक पर्टिकुलर पीरियड का। जैसे तुमने एक लाइन बनाई और उसमें तुम मार्क करते गए कि क्या पहले आए क्या बाद में आए, इससे तुम्हें अच्छा एक सीक्वेंस पता चलता है। इट रन्स फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ ह्यूमैनिटी, जब ह्यूमंस का बर्थ हुआ पहली बार, वहाँ से लेके फ्यू इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क्स, आज तक हम जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें करते आ रहे हैं। नोट दैट द डॉटेड पोर्शन मार्क अ स्किप्ड पीरियड, अदरवाइज दिस टाइमलाइन वुड हैव बीन ऑलमोस्ट 3 मीटर लॉन्ग। अब देखो, जीसस क्राइस्ट के बर्थ और इधर 2000 CE की बात करें हम और फ्यूचर की बात करें, तो ये लाइन बहुत छोटी नहीं लग रही है तुम्हें? अगर हम बेटा इसको छोटी लाइन नहीं बनाते ना तो ये 3 मीटर लंबी लाइन हो जाती। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, टाइमलाइन को अपने हिसाब से एडजस्ट कर पाते हैं, जितनी हमारी पास जगह होती है उस हिसाब से हम एडजस्ट करते जाते हैं उस चीज़ को। एक टाइमलाइन ऑल्सो हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग इन ऑर्डर इन विच हिस्टोरिकल इवेंट टेक प्लेस। एक टाइमलाइन से हमें ये भी पता चलता है कि क्या चीज़ पहले हुई, क्या चीज़ बाद में हुई। फॉर एग्जाम्पल, without looking at dates, you can now see that the birth of Buddha occurs before the Jesus. तो अगर इस सिर्फ टाइमलाइन को देखो, ये ईयर्स छोड़ दो, ठीक है, तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम भैया जीसस क्राइस्ट से छोटे हो और जीसस क्राइस्ट जो है वो बुद्धा से छोटे थे, मतलब उनका बर्थ बाद में हुआ है। तो ऐसे ही आपको टाइमलाइन से हेल्प मिलती है। चलिए, अलॉन्ग विद द ईयर एंड डिकेड्स अ पीरियड ऑफ 10 ईयर। डिकेड मतलब होता है पीरियड ऑफ 10 ईयर। ईयर होता है 1 साल 365 डेज का। वी ऑफन यूज़ अदर टर्म्स टू अंडरस्टैंड लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अब बेटा क्योंकि हिस्ट्री बहुत लंबी है तो हम अलग अलग वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं फॉर अ सेट ऑफ ईयर्स। ठीक है, अगर वो सेट ऑफ ईयर 10 ईयर्स के हैं तो हम उसको डेकेड्स बोल देते हैं। हम ये नहीं बोलते कि 40 ईयर्स नहीं बोलेंगे, हम सीधा क्या बोल देंगे, 4 डेकेड्स। ठीक है, सेम चीज़ होती है दोनों। टू ऑफ दीज आर क्वाइट कॉमनली यूज्ड व्हेन लर्निंग अबाउट हिस्ट्री। तो कुछ चीज़ें बहुत
कॉमनली यूज़ होते हैं, जैसे सेंचुरी। सेंचुरी जो होता है इज़ अ पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, जैसे हम 21st सेंचुरी में हैं अभी, तो ये हमें बताता है कि हम कितने कौन से 100 ईयर में हैं, ठीक है। इन हिस्ट्री स्पेसिफिक सेंचुरीज आर काउंटेड एवरी 100 ईयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर 1 CE। 1 CE से लेके आज तक जितने भी ईयर्स हुए हैं उसको हम हंड्रेड्स में डिवाइड कर देते हैं, और इसलिए हम क्या हैं 21st सेंचुरी में हैं। और ये 21st सेंचुरी 2001 से लेके 2100 तक चलेगी। अब इसमें एक और चीज़ कंफ्यूजिंग है कि ये 20th सेंचुरी क्यों नहीं है। अब 21 से 22 तक जो सेंचुरी चलेगी वो 22nd सेंचुरी होगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जैसा कि हमने बात की थी, ये जो टाइम लाइन होती है ना बेटा, जैसे मान लो वो 1 CE से शुरुआत हुई, ठीक, 1 CE 2 CE 3 CE ये हुआ 900 CE तक, ये हो गई हमारी फर्स्ट सेंचुरी, है ना। अब 101 102 103 ये ईयर्स चलेंगे, ठीक है। ये अब होना क्या चाहिए, ये फर्स्ट सेंचुरी होनी चाहिए, पर नहीं, ऐसा नहीं होता। हम क्या है ईयर्स के हिसाब से अपने आप को कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हो जाएगी सेकेंड सेंचुरी, क्योंकि ये दूसरा 100 साल चल रहा है, तो इसको ईयर से कंफ्यूज होने की कोशिश मत करना, ठीक है। ईयर्स से हमेशा एक ज़्यादा होता है। जैसे मान लो कि अगर मैं लिखूँ 2305, ये कौन सी सेंचुरी में आएगा, तो इसमें क्या करना, इसमें +1 कर देना। 24th सेंचुरी की बात हो रही है ये, ठीक। तो बेसिकली बिकॉज ये 1 2 3 4 99 तक एक सेंचुरी चली थी, इसलिए इसको फर्स्ट सेंचुरी बोलते हैं। और फिर 101 102 103 से लेके 200 तक सेकेंड सेंचुरी हो गया, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। द सेंचुरीज BCE आर कैलकुलेटेड बिगनिंग फ्रॉम 1 BCE। अब उल्टा भी वैसे ही काउंट होगा, 1 BCE से शुरुआत होगी 2 BCE तक, 3 BCE 4 BCE ऐसे। फॉर एग्जाम्पल द थर्ड सेंचुरी वुड इंक्लूड द ईयर 300 BCE टू 2100 BCE। यहाँ क्योंकि उल्टा चल रहा है तो 1 CE से 100 CE क्या होगा, तुम्हारा फर्स्ट सेंचुरी होगा, 200 तक सेकेंड सेंचुरी, और 300 से यही बता रहा है वो कि 300 से लेके 201 तक तुम्हारा थर्ड सेंचुरी होता है, क्योंकि उल्टा चलता है ये टाइमलाइन, ठीक। अब आता है मिलेनियम। मिलेनियम जो होता है इट्स अ पीरियड ऑफ 1000 ईयर, ठीक। हिस्ट्री में ये स्पेसिफिकली 1000 ईयर फ्रॉम द ईयर 1 CE। फॉर इंस्टेंस वी आर करेंटली इन द थर्ड मिलेनियम CE। क्यों? थर्ड मिलेनियम CE कब शुरू हुआ, 2001 में, ठीक, और कब तक चलेगा, 3000 CE तक चलेगा। तो 3000 साल में है हम, तीसरे 1000 साल में है। As a centuries, millenniums BCE are also calculated beginning from 1 BCE and goes backward. So 1 millennium BCE would include the year 1 BCE to 1000 BCE, ठीक है। तो ये उल्टा और सीधा सेम तरीके से चलता है, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। एक टाइमलाइन बनाओ, उसमें तुम ये सब मार्क करोगे तो तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। नाउ डू यू नो हाउ कैलेंडर्स हैव बीन ट्रेडिशनली मेड इन इंडिया। इंडिया में पहले कैलेंडर्स कैसे बनते थे, तो जैसे कि मैंने बताया दिवाली के लिए, वैसे ही इंडिया में जो कैलेंडर था वो पोजीशन ऑफ सन और मून से डिफाइन होता था, ठीक है, टू डिफाइन द मंथ ऑफ द ईयर। तो जैसे जैसे सन और मून की पोजीशन चेंज होगी वैसे वैसे हमारा कैलेंडर का मंथ चेंज होता था। तो हम इसको बोलते थे पंचांग, जिसमें a book of tables which list the day of each month along with the related astronomical data। तो पंचांग में बेसिकली क्या होता है, डेज होती हैं, हर मंथ कितनी कितनी होगी, और इसमें एस्ट्रोनॉमिकल डाटा होता है कि कब सूर्य ग्रहण कब चंद्र ग्रहण ऐसा लगेगा, ठीक है। फॉर इंस्टेंस इट्स प्रिसाइजली प्रिडिक्ट इवेंट लाइक सोलर एंड लूनर इक्लिप्स, मतलब वही सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, ठीक है। टाइम फॉर सनराइज एंड सनसेट ये भी पंचांग में लिखा होता था। एंड पंचांग आर स्टिल वाइडली यूज इन इंडिया। ऑफन ऑल्सो गिव वेदर प्रोडिक्शन फॉर द ईयर, डेट्स एंड टाइमिंग ऑफ फेस्टिवल एंड मोर। तो जैसे अगर आप पंचांग के हिसाब से देखेंगे बेटा, हिंदी कैलेंडर के हिसाब से देखेंगे तो आपको मिलेगा कि हिंदी कैलेंडर के हिसाब से
सावन और भादो मंथ के नाम होते हैं। मुझे 12 मंथ्स के नाम तो याद नहीं है हिंदी में, पर सावन में बेसिकली इट्स नोन फॉर इट्स ग्रीनरी, जिसमें बहुत बारिश होती है, बहुत अच्छा मौसम हो जाता है, ठीक है। और जैसे दिवाली होली की डेट्स हर ईयर फिक्स नहीं होती है, अलग अलग चेंज होती हैं, क्योंकि सन और मून की पोजीशन हर ईयर अलग अलग डेट्स में अलग अलग होती हैं, तो इसलिए उस हिसाब से होली और दिवाली की डेट्स चेंज होने लगती हैं, समझे। तो ये पंचांग की वजह से होता है। हमारा जो कैलेंडर है हिंदू कैलेंडर, वो बेसिकली पंचांग के हिसाब से चलता है। नाउ व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। अब हमें पता कैसे चलता है कि ये जो हिस्ट्री में हुआ था, वो ये जो हम पढ़ रहे हैं वो कैसे पता चला हमें कि ये हिस्ट्री में हुआ था। तो अ प्लेस, person, text, an object from which we gather information about some past events or periods are called the source of history. ये कोई आदमी हो सकता है, औरत भी हो सकती है, या कोई सामान हो सकता है, या कोई प्लेस हो सकता है, जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन। हमें पता कैसे चला कि हड़प्पा एक सिविलाइजेशन थी? क्योंकि जब हमने गलती से हड़प्पा की खुदाई की थी बेटा, तो हमें क्या मिले? बेक्ड ब्रिक्स के घर मिले, मतलब पकी हुई ईंटों के घर मिले। तो हमें पता चला कि अच्छा, फिर हमने पत्थरों की स्टडी की भैया। अब मुझे तुम कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि पत्थरों की स्टडी करने वालों को क्या बोलते हैं, ठीक है, ब्रिक्स की स्टडी करने वालों को क्या बोलते हैं। तो हमें पता चला कि ये आज से 4-5 हज़ार साल पुरानी सिविलाइजेशन थी, ठीक है। तो फिर इसी को बोला जाता है सोर्स ऑफ हिस्ट्री, कि हमें किससे पता चला? पत्थरों से पता चला, ठीक है। चलो, ये तो आप अपने घर में एज अ होमवर्क कर सकते हैं। आप पढ़ते हैं ये, हाउ डिड यू फाइंड डिटेल्स अबाउट योर फैमिलीज पास्ट? डिड यू रिलाई ऑन थिंग्स लाइक फोटोग्राफ, डायरी, ID कार्ड और मेमोरीज फ्रॉम योर पेरेंट्स एंड रिलेटिव्स? चलिए, have you ever seen old coins, books, clothes? Of course, you must have seen jewelry, utensil, and around your house. What type of information can we gain from such object or from old houses or building? जब आप ओल्ड कॉइन देखते हो बेटा, तो उसमें ईयर्स लिखे रहते हैं, तो आपको पता चलेगा कि अच्छा, इस ईयर में इस काइंड ऑफ कॉइन बनता था, ठीक है। सो एवरी ऑब्जेक्ट और स्ट्रक्चर टेल अस अ स्टोरी एंड लाइक अ पीस इन अ जिक्सॉ पजल। तो हिस्ट्री इज़ अ जिक्सॉ पजल बेसिकली, और हर एक स्टोरी एक पीस होता है पजल का, ठीक है। अब द ऑब्जेक्ट दैट यू सी अराउंड योर हाउस कन्वेज समथिंग ऑफ द हिस्ट्री ऑफ योर फैमिली। जैसे मान लो कि तुम्हें एक मिला फ़ैन, ठीक है, एक फ़ैन मिला, जापानीज़ फ़ैन, बहुत पुराना है, आज से 10 साल पुराना फ़ैन मिला वो तुम्हें, ठीक है। तुमने मम्मी से पूछा कि कितने साल पुराना, तो उन्होंने बताया कि भैया 10 साल पुराना है। तो तुम्हें इस जापानीज़ फ़ैन से क्या पता चलेगा? कि तुम्हारी फैमिली आज से 10 साल पहले जापान घूमने गई थी, ठीक है। तो ऐसे ही सिमिलरली वी कैन पुट टुगेदर हिस्टोरिकल इवेंट्स थ्रू अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज। इसी की वजह से हम अलग अलग सोर्सेज से हिस्ट्री के बारे में पता करके उसको एक प्रॉपर हिस्टोरिकल इवेंट के बारे में पता कर सकते हैं। जैसे, बट कीप इन माइंड दैट इन केस ऑफ हिस्ट्री क्वाइट अ फ्यू पीस ऑफ पजल मे रिमेन मिसिंग। कभी कभी कुछ चीज़ों के बारे में हमें कभी नहीं पता चलता, क्या पता उसका सोर्स ना हो या कोई एविडेंस ना हो, तो इसलिए कुछ चीज़ें, पज़ल का जो हिस्ट्री की चीज़ें मिसिंग ही रहती हैं। जैसे हमें आज तक नहीं पता कि पुराने ज़माने में खेती कौन करता था, मेल्स करते थे या फीमेल्स करते हैं, इसका कोई एविडेंस नहीं है, कहीं रिटन टेक्स्ट नहीं है, कुछ नहीं है। जैसे, ऑब्जर्व द फिगर एट द बॉटम, इट ब्रिंग्स टुगेदर द मेन सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, यू डू नॉट नीड टू remember them all now, we will use some of them as we go along. So अभी इसी चैप्टर में आपको सब याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपके हिस्ट्री के जो बाकी चैप्टर है 6, 7, 8, उसमें आपको बताते जाएंगे। अब देखो, हिस्ट्री के 4 सोर्सेज होते हैं। अगर आपको हिस्ट्री के बारे में पता करना है तो 4 तरीके हैं इसके: ओरल सोर्स, लिटरेरी सोर्स, आर्टिस्टिक सोर्स और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। ओरल सोर्सेज में आता है कि हमें लोग क्या बताते हैं। जीनोलॉजिकल मतलब जो जीन्स हैं, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पास हो रहे हैं, उसको ओरल सोर्स में कंसीडर किया जाता है। फ्लोक्लोर्स मतलब जो कहानियाँ होती हैं ना बेटा, जो पुराने ज़माने की कहानियाँ होती हैं, जो दादी नानी हमें सुनाया करती थी, वो भी एक टाइप ऑफ सोर्स ऑफ हिस्ट्री होता है। अब वो पूरा सच या पूरा गलत नहीं होता है, उसमें हमें सच और गलत पता करना पड़ता है बेसिकली। अब लिटरेरी सोर्स,
लिटरेरी सोर्स जो होता है दो टाइप के होते हैं, या तो वो इंडियन लिटरेचर हो सकता है जो इंडियन राइटर्स ने लिखा हो, या वो फॉरेन अकाउंट्स हो सकता है जो ट्रैवलर्स यहाँ पर आए थे उन्होंने लिखा, तो अलग अलग है। तो इंडियन लिटरेचर में ऐसी बुक्स जो इंडियंस ने लिखी है उसमें आते हैं वेदास एंड इतिहास। वेदास मतलब मैंने आपको पिछले सब्जेक्ट चैप्टर में भी पढ़ाया था कि हमारे पास 4 वेद होते हैं, 4 वेद हैं, बेसिकली 4 बुक्स हैं। ये 4 बुक्स हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। ठीक है, इन वेदों से हमें पता चलता है कि उस टाइम के लोग कैसे रहते थे, सोसाइटी कैसी थी, कौन से मेडिसिन्स, कौन से वर्ड्स, कौन सी ग्रामर वो यूज़ करते थे। ठीक है, फिर हम पोएम्स और प्लेस भी देखते हैं जिससे उस सोसाइटी के बारे में हमें पता चलता है। हिस्टोरिकल टेक्स्ट थे जिसमें ये पता चलता है कि भैया कौन से राजा ने किस ईयर में कौन सी वॉर जीती, ये सब हिस्टोरिकल टेक्स्ट में आता है। कलेक्शन ऑफ स्टोरीज़ में उस टाइम के बड़े बड़े महान राजाओं के बारे में स्टोरीज़, वहाँ की सोसाइटी के बारे में स्टोरीज़, ये सब। फिर साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल टेक्स्ट भी आता है इसमें। इंडिया में बेटा, इंडियन लिटरेचर में ये बात बहुत अच्छी है कि इंडिया में आपको पोएम्स भी मिलेगी और साइंस से रिलेटेड बुक्स भी मिलेगी और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बुक्स भी मिलेंगी। आपको ये भी पता चलेगा कि हमारे जो पुराने साइंटिस्ट थे या मैथमेटिशियंस थे उनको ये तक पता था कि ज़ीरो की शुरुआत बेसिकली कैसे हुई। ठीक है, या ज़ीरो की खोज उन्होंने की। स्टार्स की जो स्टडी है वो भी हमारे यहाँ होती थी, तो वो आती हैं साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल टेक्स्ट में। ठीक, इससे हमें पता चलता है हमारी हिस्ट्री कैसे थी, हमारे लोग कैसे थे। और फॉरेन अकाउंट्स तो ट्रैवल लॉग्स होते हैं। ट्रैवल लॉग्स मतलब एक इंसान अपनी जगह से छोड़ के घूमने के लिए इंडिया आ रहा है, तो वो इंडिया के बारे में कुछ कुछ लिखेगा, तो उसी से हमें पता चलता है कि भैया इंडिया कैसा था। फिर हिस्टोरिकल क्रॉनिकल्स भी होते हैं। कुछ जो थे फॉरेनर्स वो इंडियंस के दरबार में रहते थे। ठीक है, हमारे यहाँ के दरबारों में रहते थे राजाओं के साथ, वो भी हिस्ट्री लिखा करते थे, तो हिस्टोरिकल क्रॉनिकल्स हो गए। क्रॉनिकल्स होते हैं बेसिकली अ सेट ऑफ स्टोरीज। ठीक है, कि उस टाइम पे जो भी हो रहा था, इट्स लाइक अ डायरी नोट, कि वो लोग सारे इवेंट्स को, क्रॉनिकल्स मतलब होते हैं सारे मेजर इवेंट्स को लिखने वाले, क्रॉनिकलर्स बोलते हैं उनको, और जो लिखते हैं उनको क्रॉनिकल्स बोलते हैं। मेजर इवेंट्स को लिखते हैं वो लोग, तो वो भी या तो फॉरेनर्स भी कर सकते थे या वो इंडियन लिटरेचर में भी आता है वो। ठीक है, आर्टिस्टिक सोर्स, आर्टिस्टिक सोर्स में हमें पेंटिंग की स्टडी करनी पड़ेगी कि भैया उस टाइम की पेंटिंग कैसी थी, स्कल्पचर्स की, पैनल्स की। ठीक है, ये सब आर्टिस्टिक सोर्सेज में आते हैं। इससे हमें पता चलता है कि उस टाइम का आर्ट कैसा था, कौन से कलर यूज़ होते थे, कैसे कैनवस बनता था, ये सारी चीज़ें। फिर आता है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में बेटा हमारे पास इंस्क्रिप्शंस आ सकते हैं, हमें कोई मैन्यूस्क्रिप्ट मिल सकता है, या हमें कॉपर प्लेट्स मिल सकती हैं। कॉपर की प्लेट्स होती है जिसमें कुछ कुछ लिखा रहता है। तो जब भी किसी सॉलिड मटेरियल पे कुछ लिखा रहेगा तो उसको इंस्क्रिप्शन बोलेंगे। ठीक है, मैन्यूस्क्रिप्ट लिखा रहता है पत्तों पे। ठीक है, कॉपर इंस्क्रिप्शन में कॉपर प्लेट पे कुछ कुछ लिखा रहता है। कॉइन्स में भी टिन, कॉपर, गोल्ड में कुछ कुछ लिखा रहेगा। ठीक, फिर आता है स्ट्रक्चर्स। आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, मॉन्यूमेंट्स में जैसे अशोक के जो लायन है, 4 लायन, वो वाला मॉन्यूमेंट्स वो मिल सकता है। माउंट्स मिल सकता है। माउंट्स मतलब एक टिला होता है, जैसे स्तूपा है, वो भी स्ट्रक्चर में आता है। वो स्तूपा भी हमें बताता है कि पुराने ज़माने में जो बौद्ध धर्म के लोग होते थे वो बुद्धा के कुछ कुछ चीज़ों को, जैसे नेल्स को पवित्र मान के उसमें उन्होंने उसके अंदर रखा और उसके ऊपर एक माउंट बना दिया, सो दैट जितने भी बुद्धा को मानते हैं वो लोग वहाँ पर जाएं और उनकी पूजा कर सकें या उनको याद कर सकें या वहाँ मेडिटेशन कर सकें। ठीक है, फिर आता है एक्सकवेशन। एक्सकवेशन में आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में ही आता है ये। एक्सकवेशन में ह्यूमन, एनिमल या प्लांट रिमेन्स मिल सकता है हमें, उनका कुछ बचा कुचा मिल सकता है। टूल्स और वेपन्स मिल सकते हैं। फिगरीन्स एंड ऑर्नामेंट्स मिल सकते हैं। अगेन फिगरीन्स मतलब स्टैचूज होते हैं। पॉटरी या टॉय मिल सकता है, या हैबिटेशन एंड बरियल्स मिल सकते हैं। हैबिटेशन क्या होता है बेटा, मैंने आपको बताया था ना, जैसे घर के स्ट्रक्चर मिल सकते हैं, टूटे फूटे पर घर का स्ट्रक्चर मिल सकता है। बरियल मतलब होता है कि उनकी कब्र मिल सकती है। ठीक है, पुराने ज़माने में आपको पता है क्या करते थे, इंसान को गड्ढा करते थे, फिर उस कब्र को पहले ईंटों से कवर करते थे, साइड बाय लाइन, जो चारों तरफ की जो गड्ढे की लाइनिंग होती है ना, उसको पहले ईंटों से कवर करते थे,
उसके ऊपर अब एक डेप्थ मिल गई, उसके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर रख देते थे, उसको कवर कर देते थे। मिट्टी से कवर नहीं होता था, वो एक बड़े से पत्थर से कवर होता था, ठीक है। तो इसको बरियल्स बोलते हैं। सो रिमेंबर नाउ देम ऑल, you don't have to remember them all. So when historians study, say, a king or queen of 1500 years ago, an ancient monument, a war, or some item of trade, they take great care of gather information from as many sources as they can find and consult. So basically historians जो होते हैं वो स्टडी करते हैं किसकी, जो जो भी लिखा है पास्ट के बारे में, आज के टाइम तक जो भी लिखा है पास्ट में, जैसे बुक्स होते हैं पुराने, जैसे अकबर के टाइम पे एक बुक लिखी गई थी अकबरनामा, ठीक है, उसी की एक दरबारी ने लिखी थी, अबुल फजल ने, ठीक है। अब अबुल फजल ने वो किताब लिखी थी, उसकी स्टडी कौन करेगा आज के टाइम पे, हिस्टोरियंस करेंगे। अब अबुल फजल ने लिख तो दिया, अब उसने सच लिखा है गलत लिखा है ये कैसे पता चलेगा, तो इसको हिस्टोरियंस पढ़ते हैं। वो क्या करते हैं, उस टाइम की सारी बुक्स लेते हैं, ठीक है। उस टाइम पे बहुत सारे लोगों ने अकबर के बारे में लिखा था क्योंकि वो राजा था ऑफकोर्स, तो उसके बारे में जितनी भी बुक्स लिखी गई हैं सबको लेते हैं और सबसे मैच करने की कोशिश करते हैं इन्फॉर्मेशन। अगर बहुत सारे लोगों ने सेम बात लिखी होती है तो मतलब वो सच है, और नहीं लिखी होती है तो मतलब क्या वो पता वो सच है या नहीं है, वी डोंट नो। फिर उससे रिलेटेड मॉन्यूमेंट्स ढूंढे जाते हैं, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन गैदर की जाती है। तो बेसिकली लाइक दिस, ठीक है। नाउ sometimes sources confirm each other like a jigsaw pieces match. जैसे मान लो कि अबुल फजल ने लिखा कि भैया अकबर ने क्या किया था, बहुत सारे लोगों की हेल्प की थी। अब इससे तो हमें नहीं पता कर पाएंगे कि कैसे लोगों की हेल्प की थी, तो अब एक और हिस्ट्री में एक और चीज़ लिखी गई थी, एक और बुक थी जो शाहजहाँ के ऊपर लिखी गई थी। अब उसमें लिखा है कि शाहजहाँ ने ताजमहल बनाया था। अब हमें और हमारे पास ताजमहल है भी मॉन्यूमेंट, एज अ मॉन्यूमेंट, तो ये जिक्सॉ पजल मैच हो गया कि हाँ भैया ये सच्चाई है, शाहजहाँ का ताजमहल है भी और उसकी बुक में भी लिखा है, ठीक। एट अदर्स टाइम सोर्सेज में गिव कॉन्ट्रोडिक्टरी इन्फॉर्मेशन जिसमें वो मैच नहीं करते हैं, ठीक है। इन विच केसेस दे नीड टू डिसाइड विच सोर्स दे कैन ट्रस्ट मोर। अब जैसे मान लो कि कुछ लोग, अबुल फजल की किताब में लिखा है कि भैया अकबर जो है बहुत अच्छे राजा थे, अब एक और आदमी ने अपनी किताब में लिखा है कि अकबर बहुत ख़राब राजा थे, ठीक है। अब क्या ये इन्फॉर्मेशन मैच हो रही है, नहीं, तो हम किसको सच माने, ये थोड़ा सोर्सेज में थोड़ा सा ट्रस्ट इशू हो जाता है, तो हमें किसको ट्रस्ट करना है वो हम फिर डिसाइड करते हैं, हिस्टोरियंस डिसाइड करते हैं बेसिकली। दैट इज़ हाउ दे ट्राई टू रिक्रिएट द हिस्ट्री ऑफ द पीरियड दे आर स्टडिंग, और इसी से हिस्टोरियंस जो हैं उस टाइम के बारे में पता करने की कोशिश करते हैं। Who contributes to all these sources of history? अब इतने सारे सोर्सेज हैं हमारे पास, ठीक है। हमारे पास बीड्स हैं, हमारे पास मॉन्यूमेंट्स हैं, हमारे पास इंडियन लिटरेचर के लोगों ने लिखे हैं, हमारे पास फॉरेन लिटरेचर का एविडेंस है, सब कुछ है। तो इसकी स्टडी कौन करेगा, इसको सबको मिला के एक हिस्ट्री कौन लिखेगा, वो काम होता है हिस्टोरियंस का, ठीक है। बट ऑल्सो आर्कियोलॉजिस्ट, एपिग्राफिस्ट हु स्टडी एंशियंट इंस्क्रिप्शन, जो भी सॉलिड चीज़ पे लिखा होता है ना उसको स्टडी करने वाले लोग होते हैं एपिग्राफिस्ट, इंस्क्रिप्शन को। एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो ह्यूमन सोसाइटी की और कल्चर की स्टडी करते हैं। एक्सपर्ट इन लिटरेचर एंड लैंग्वेज एंड सम मोर, ये सब मिलके बेटा काम करते हैं, और आज जो आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो वो इन्हीं लोगों की वजह से पढ़ रहे हो, ठीक है। इन एडिशन, in the last 50 years or so, scientific studies has been contributing more and more to the reconstruction of the past. और लास्ट 50 ईयर्स में हम ज़्यादा ध्यान देने लगे हैं हिस्ट्री पे, ठीक है। ज़्यादा अच्छे से हम पास्ट को रिकन्स्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारे बच्चों को पता रहे कि हमारा पास्ट कितना ग्लोरियस था, ठीक है। हमने पास्ट में क्या क्या गलतियाँ की और क्या क्या अच्छे काम किए, जिससे हम उनको रिपीट, उनसे हम सीखें बेसिकली, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, स्टडीज़ ऑफ एंशियंट क्लाइमेट, chemical studies of excavated material, and studies of genetics of ancient people have provided fresh insight which supplements the more usual sources. तो आज के टाइम पे हम पुराने क्लाइमेट की भी स्टडी करते हैं, ठीक है। हम जितने भी मटेरियल मिले हैं ना
उनके केमिकल स्टडी करते हैं कि वो कैसे बने थे, किस केमिकल से बने थे, कैसा केमिकल कंपोजिशन था। अगर वो आयरन से बना था तो आयरन का केमिकल कंपोजिशन पहले के टाइम पे कैसा था। हम जेनेटिक्स की स्टडी करते हैं। देखो क्या होता है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट स्टडीज हाउ इन प्लांट, एनिमल और ह्यूमन सर्टन फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स गेट पास डाउन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। तो हम जीन्स की स्टडी करते हैं कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या क्या पास हुआ, ठीक है, और अगर पास हो रहा है तो उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या क्या है। जैसे जीन्स से अच्छे फीचर्स, गुड लुक्स भी पास होते हैं और जीन्स से ही डिजीजेस भी पास होती हैं। तो इसलिए हम उनको बहुत अच्छे से स्टडी करते हैं, जिससे हमें नई नई नॉलेज का पता चलता है। एंड when historians study recent histories, which usually mean the last 2 or 3 centuries, another source is newspaper। अब देखो, रीसेंट स्टडीज़ में हम 3 सेंचुरीज़ की बात करते हैं। न्यूज़पेपर से हमें कुछ डेकेड्स की इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। कुछ न्यूज़पेपर्स 20 साल पुराने हो सकते हैं, 30 साल पुराने, किसी ने प्रिजर्व करके रखे हों। जैसे हमारे आज़ादी के टाइम के न्यूज़पेपर भी हमने प्रिजर्व करके रखे हैं, ठीक है। तो ये अलग सोर्स ऑफ हिस्ट्री हो सकता है न्यूज़पेपर। अब के टाइम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलीविज़न का कोई क्लिप हो गया, इंटरनेट से कोई आर्टिकल हो गया, ये भी हम कंसल्ट कर सकते हैं जब से इसकी शुरुआत हुई है, ठीक है। आज से 20,000 साल पुराना तो हम इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल का इस्तेमाल नहीं कर सकते, पर रिसेंट में जो भी हुआ उसके हम इसको भी एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये कॉइन है, अब बताओ ये क्या है। इंस्क्रिप्शन है, ऑफ कोर्स इंस्क्रिप्शन है ये, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये सारी चीज़ें, ये मॉन्यूमेंट्स हैं आपके, ठीक है, ये स्टैचू है आपका, या फिगरीन भी बोलते हैं इसे। नाउ द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। अब ह्यूमंस की हिस्ट्री की शुरुआत कहाँ से होती है। तो बेटा आज के टाइम पे जो हम ह्यूमंस हैं ना, जैसे हमारी शक्ल है, जैसा हमारा स्कल का स्ट्रक्चर है, हमारे जैसे टीथ हैं, जॉ का स्ट्रक्चर है, हमारे हाथ, फिंगर्स, नेल्स, ये जैसे भी हैं, ये होमो सेपियंस से मिलते जुलते हैं। इन्हीं को मॉडर्न ह्यूमन बींग्स बोला जाता है, क्योंकि होमो सेपियंस के फीचर्स और हमारे फीचर्स बहुत सेम है ऑलमोस्ट, ठीक है। हैव वॉक्ड द प्लैनेट फॉर अबाउट 3 लाख ईयर्स, ठीक है। जो होमो सेपियंस हैं आज तक 3 लाख साल हो गए हैं बेसिकली होमो सेपियंस को इस अर्थ में रहते हुए, ठीक है। दिस अपीयर्स टू बी अ वेरी लॉन्ग टाइम। 3 लाख साल बहुत होते हैं, बट इट्स वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अर्थ हिस्ट्री। बेटा हमारा जो अर्थ है वो 4.54 बिलियन ईयर पुराना है और हम सिर्फ लास्ट 3 लाख साल से हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो चलो, होता क्या था, पहले के लोग करते क्या थे, कैसे रहते थे, वो हम पता करते हैं। तो अर्ली ह्यूमंस जो होते हैं ना, बहुत सारे चैलेंजेस फेस करते थे बेचारे। क्यों? क्योंकि वो नेचर भी उन्हें परेशान करती थी और वो ग्रुप्स में रहते थे। बैंड्स मतलब ग्रुप्स होता है, ठीक है, और वो एक दूसरे की मदद करते थे। जैसे मान लो बहुत तेज़ बारिश आ गई, तो उस टाइम पे सीमेंट वाले घर नहीं होते थे। उस टाइम पे देखो, दे वर कॉन्स्टेंटली सीकिंग शेल्टर एंड फूड। वो उनको हमेशा फूड और शेल्टर के लिए इधर उधर मूव करना पड़ता था। उनके पास रहने की एक परमानेंट जगह नहीं थी। अगर वो एक जगह रहते तो वहाँ पर फूड कम हो जाता, फिर उनको अपनी फैमिली के लिए फूड ढूंढने के लिए दूसरी जगह जाना पड़ता। वर मेनली हंटर्स एंड गैदरर्स। जो पुराने समय के लोग थे ना बेटा, वो या तो हंटिंग करते थे, शिकार करते थे, या जो भी ट्री से गिरा हुआ था उसको गैदर करते थे, जोड़ते थे, जमा करते थे और फिर खा जाते थे, ठीक है। दिस मीन्स दैट दे रिलाइड ऑन हंटिंग एंड कलेक्टिंग एडिबल प्लांट्स एंड फ्रूट फॉर देयर सर्वाइवल। तो जीने के लिए या तो शिकार करेंगे, या तो कुछ फ्रूट गिरा हुआ है जो पेड़ से, या कुछ प्लांट्स हैं जो खास खाए जा सकते हैं, उन पे डिपेंड रहते थे। आर अर्ली एंसेस्टर्स also had certain belief about the natural elements and possibly also some notion of afterlife। हमारे जो पुराने एंसेस्टर्स हैं, बेसिकली हमारे जो पूर्वज हैं, उनको कुछ नेचुरल एलिमेंट्स, मतलब उनको ऐसा लगता था नेचर अलाइव है, ठीक है, नेचर्स में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और वो ये तक मानते थे कि डेथ के बाद भी लाइफ होती है, ठीक है, अ लाइफ दैट बिगिन्स आफ्टर डेथ। अब इसके बारे में सबकी सोच अलग अलग हो सकती है। तो ये टॉपिक उसी टाइम पे ऐसे माना जाता था कि वो लोग मानते थे। क्योंकि अब ऐसा कैसे पता चला कि वो लोग आफ्टर लाइफ में मानते थे? क्योंकि जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया, हमें बरियल्स में, हमें कब्रों में पॉट्स मिले हैं, खाने का सामान मिला है, जिससे ये पता चलता है कि उनका ऐसा मानना था कि मरने के बाद भी लोग कहीं ना कहीं जाते हैं
और जब वो वहाँ जाएंगे तो उनको खाने की ज़रूरत पड़ेगी, कपड़ों की ज़रूरत पड़ेगी, और यहाँ तक टूल्स भी रखे जाते थे उनके साथ, उन पे हमला हो जाए तो वो टूल से उन पे आपको बचा सकें। तो इसलिए हम ऐसा लिख रहे हैं कि उन आफ्टर लाइफ में बिलीव होता था उनका। नाउ दीज ग्रुप लिव्ड इन टेम्परेरी कैंप्स, रॉक शेल्टर और केव्स। ये जो पुराने ज़माने के लोग थे ये या तो कैंप्स में रहते थे जो टेम्परेरी होते थे, हमेशा एक जगह नहीं रहते थे, या तो रॉक शेल्टर, पत्थर का बना हुआ, कोई पत्थर का कुछ बना लिया इन्होंने, या केव्स में रह लिए, ठीक है, नेचुरल चीज़ों में रहते थे बेसिकली। ये ऐसी लैंग्वेज में कम्युनिकेट करते थे जो आज के टाइम पे हमें नहीं पता, वो ख़त्म हो चुकी है लैंग्वेज, ठीक है। दे यूज फायर एंड स्टार्टेड मेकिंग ऑब्जेक्ट दैट मेड देयर लाइफ ईजियर। वो लोग फायर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था उन्होंने, और ऐसी चीज़ें बनानी शुरू कर दी थी जिनसे उनकी लाइफ ईजी हो, जैसे स्टोन से बने हुए एक्स। आज के टाइम पे जो तुम एक्स देखोगे ना बेटा, जिससे पेड़ काटते हैं, वो तुम्हें आयरन से बने हुए मिलेंगे, ठीक है, एकदम नोकीले। उस टाइम पे वो लोग स्टोन को कार्व करके एक्स बनाते थे ताकि वो पेड़ काट सकें। वो स्टोन से ही ब्लेड बनाते थे, एरो हेड बनाते थे। एरो हेड मतलब वो जो तीर होता है ना, तीर का जो हेड होता था पत्थर से बना होता था। क्यों? ताकि पत्थर जैसे ही एनिमल को लगे उसमें वो कर दे, छेद कर दे, ठीक है, उसको चोट पहुंचा दे बेसिकली, ताकि वो मूव ना कर पाए। और ऐसे ही बहुत सारे टूल्स बनाते थे वो लोग। फिर aspects of their lives are visible in rock painting found in hundreds of caves all over the world। अब हमें इनके बारे में पता कैसे चला कि हंटिंग गैदरिंग करते थे? क्योंकि ये ड्राइंग बना के गए थे, मतलब बहुत सारी केव्स में बेटा जहाँ पर ये लोग रहते थे उसमें हमें ड्राइंग्स मिली हैं। लोग जो हैं वो किसी जानवर के पीछे भाग रहे हैं, हाथ में टूल्स हैं। तो इससे हमने हिस्टोरियंस ने ये पता किया कि अच्छा ये ऐसा हो सकता है कि ये हंटिंग करते हों, ठीक है। तो ये बेसिकली हमें जो हिस्ट्री पता है वो बिकॉज ऑफ दिस पेंटिंग्स पता है, ठीक है। ये जो पेंटिंग्स होती थी ये बहुत सिंपल फिगर से बनाई जाती थी और बहुत छोटे छोटे सिंबल होते थे। जैसे अगर ह्यूमंस बनाना है तो ये ऐसे, जो हम लोग वो नहीं लाइन फिगर बनाते हैं, ऐसे वो भी बनाते थे, सिंपल, ज़्यादा एकदम एलैबोरेटेड ड्राइंग नहीं बनाते थे। अदर्स आर मोर डिटेल एंड रिप्रेजेंट सीन्स विथ एनिमल्स और ह्यूमंस। कुछ तो बहुत सिंपल होती थी और कुछ बहुत सुंदर ड्राइंग्स होती थी जिसमें आपको पूरा सीन दिखेगा कि कैसे वो लोग ह्यूमन से कांटेक्ट कर रहे हैं या एनिमल से कांटेक्ट कर रहे हैं, ऐसा। इन टाइम्स दीज अर्ली ह्यूमन्स लर्न टू मेक सिंपल ऑर्नामेंट्स सच एज स्टोन और शेल बीड्स। अब ये क्या करते थे? पत्थरों से छोटे छोटे मोती बना देते थे। वो शेल होते हैं ना जो समुद्र के पास मिलते हैं, उनसे भी वो लोग मोती बनाते थे, उससे पीसेस से पेंडेंट बना लिया, ठीक है। और एनिमल के टीथ से भी पेंडेंट बना लेते थे ये लोग। और फिर समटाइम्स दे एक्सचेंज देम विद अदर ग्रुप्स। और कुछ टाइम ये लोग बार्टर भी करते थे कि भैया इन्होंने कुछ दे दिया, उन्होंने कुछ दे दिया, ऐसा। अब ये तो लाइफ थी जब वो हंटर और गैदरर्स के थे। जब उन्होंने एग्रीकल्चर करना शुरू किया, द फर्स्ट क्रॉप, ओवर लॉन्ग एजेस द अर्थ क्लाइमेट हैज़ गॉन थ्रू मैनी चेंजेस। बेटा अर्थ का क्लाइमेट ना या तो बहुत एक्सट्रीम हॉट होता था या बहुत एक्सट्रीम कोल्ड होता था, तो बहुत सारे चेंजेस से गो थ्रू हुआ है। मतलब एक तरह का क्लाइमेट कभी नहीं रहा है हमारे अर्थ पे, बहुत चेंजेस होते हुए हैं टाइम के साथ, ठीक है। एट सर्टन टाइम्स इट वॉज वेरी कोल्ड एंड मच अर्थ वॉज कवर्ड विथ आइस, जिसको हम आइस एज बोलते हैं। एक टाइम पे अर्थ इतना ठंडा था कि उसका पूरा पार्ट्स जो थे वो आइस से भरे हुए थे। दिस वॉज कॉल्ड आइस एज। ये तुम साइंस में और डिटेल में पढ़ोगे बेटा। लेटर व्हेन द क्लाइमेट वार्म्ड अप, अब धीरे धीरे क्या हुआ, क्लाइमेट अपने आप ही होता है ऐसा, हमने कुछ नहीं किया, ह्यूमंस का कोई इंटरफेरेंस नहीं है ना किसी एनिमल का। ये अर्थ जब बन रहा था उसी टाइम की बात हो रही है ये, ठीक है। अब क्लाइमेट जो है धीरे धीरे गर्म होना शुरू हुआ, अर्थ जो आइस जो है वो पार्शली मेल्ट हुई, जिसकी वजह से वाटर आए, ठीक है, रिवर्स आई, इवेंचुअली फिर ओशंस आए, आइस एज ख़त्म हुआ। आइस एज पता है कितने साल तक चला था? 1,00,000 साल तक चला था, ईयर्स अगो टू अराउंड 12,000 ईयर्स अगो। आज से 1,00,000 साल पहले से लेके 12,000 साल पहले तक आइस एज चल रहा था, ठीक है। उसके बाद थोड़ा मौसम अच्छा हुआ तो हमने क्या किया, ह्यूमंस की उस टाइम पे लिविंग कंडीशन थोड़ी इम्प्रूव हुई कि हाँ भैया अब ठीक है, इतनी ठंडी ख़त्म हुई है तो फिर अब कुछ और किया जा सकता है। अब ठंडी में तुम बाहर जाके शिकार तो करोगे नहीं, गुफा में ही रहना पड़ेगा, तुम्हें अपने पुराने शिकार पे डिपेंड करना पड़ेगा। सो इन मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड दे स्टार्टेड सेटलिंग डाउन एंड कल्टिवेटिंग सीरियल्स एंड ग्रेन्स। तो तब उन्होंने क्या किया, सीरियल्स उगाने शुरू किया, दाल टाइप की चीज़ें जो बहुत ईजिली उग जाती हैं। फिर ग्रेन्स उगाना शुरू किया। अब क्योंकि ठंडी नहीं थी तो क्रॉप्स, पेड़ पौधे जल्दी उगते थे,
और वो लोग फिर एक जगह सेटल होने लगे। क्योंकि एक जगह सेटल क्यों? अगर आपको क्रॉप्स का ध्यान देना है तो 6 महीने तो आपको एक जगह रहना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना शुरू किया, जैसे कैटल हो गया, गोट हो गया, उसको पकड़ के एक जगह रखने लगे और उनको पालने लगे, ठीक है, जिससे ज़्यादा फूड अवेलेबल होने लगा। अब जहाँ भी बेटा ज़्यादा खाना होता है ना, इससे क्या होती है, कम्युनिटी बड़ी होने लगती है। क्यों? पहले कम खाना था, तो खाने वाले अगर ज़्यादा हो गए और खाना कम है तो बाकी लोग मर जाते थे। पर अब क्या है, मौसम अच्छा है, खाना अच्छा है, तो क्या है, कम्युनिटी का साइज़ बढ़ता गया और नंबर भी बढ़ता गया। फिर वो लोग क्या हुए, रिवर के पास सेटल हो गए। रिवर के पास क्यों सेटल हुए? अब रिवर के पास एक एडवांटेज है कि भैया पानी है। दूसरा ये एडवांटेज होता है कि रिवर के आसपास की जो सॉइल होती है ना बेटा, ज़्यादा फर्टाइल होती है। ये भी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, बिकॉज ऑफ फ्लड। तो रिवर अपने साथ कभी कभार साल में 1-2 बार फ्लड लेके आती है, जिससे वो आसपास वाला एरिया कवर कर देती है न्यू सॉइल से, और वो सॉइल क्या होती है, बहुत फर्टाइल होती है, जिससे क्रॉप आसानी से उगती है ना। तो इसी तरीके से वो लोग हंटर गैदरर से एग्रीकल्चरिस्ट बन गए, ठीक है, फार्मिंग करने लगे। अब think about this. Both in the early picture of rock shelter and in this, men and women are given certain role. While they may appear to be natural, they are not necessarily accurate and do not cover all the situation. अब देखो, इसमें अगर तुम इस पेंटिंग में देखो तो वुमेन खाना बना रही है, और ये जो वुमेन है वो बोझा ढो रही है, और मैन खेती कर रहे हैं और गाय भैंस चरा रहे हैं, ठीक है। अब ये नेचुरल है ये कह नहीं सकते। For instance, in a rock shelter, women may have helped prepare color for painting the rock or may have done some of the painting. In both the scenes, men may have done some of the cooking or may have helped take care of the children. तो बेटा ये जो जिक्सॉ है ना, हिस्ट्री का पीस, ये मिसिंग है थोड़ा सा। हमें नहीं पता कि उस टाइम पे खेती कौन करता था और खाना कौन बनाता था। और ये जो पेंटिंग्स है वो हमने आज की सोसाइटी के हिसाब से बना दी हैं, जो ऑब्वियसली गलत होते जा रही है धीरे धीरे। मेन भी खाना बनाते थे और वुमेन भी खाना बना सकती थी। मेन भी पेंटिंग कर सकते थे, वुमेन भी पेंटिंग कर सकती थी। देयर इज़ नो सर्टेन एविडेंस कि सिर्फ मेन ही वो काम करते थे, ठीक है। सो कीपिंग इन माइंड दैट वी हैव ओनली लिमिटेड इन्फॉर्मेशन, थिंक अबाउट सच रोल्स एंड सिचुएशन एंड डिस्कस इन क्लास। तो आप अपने दोस्तों के साथ ये बात कर सकते हो। नाउ एज कम्युनिटीज़ ग्रो, जैसे जैसे कम्युनिटी बड़ी होती गई, ज़्यादा लोग आते गए, तो सोसाइटी में कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती गई। कैसे? अब बहुत सारे लोग एक ही जगह पे रह रहे हैं और 2 लोगों में लड़ाई हो गई, तो कैसे हैंडल करोगे भैया? तो उस टाइम पे बात आई लीडर्स और चीफ्सटन्स की। लीडर चीफ्सटन्स ही बेसिकली चीफ होता है और कोई नहीं है, ठीक है। ये जो थे ये रिस्पॉन्सिबल बनते गए फॉर द वेलबींग ऑफ पीपल, सो दैट एवरीवन कलेक्टिवली वर्क टूवर्ड्स द कम्युनिटी वेलफेयर। तो लीडर्स का काम होता था लोगों को आपस में अच्छे से रखना, साथ में काम करवाना, और साथ मिलके सब लोग कम्युनिटी की वेलफेयर मतलब हेल्थ, प्रॉस्पेरिटी और वेलबींग की तरफ काम करेंगे। मतलब ऐसा काम करेंगे जिससे पूरी सोसाइटी का भला हो। फॉर एग्जाम्पल, देयर वॉज नो सेंस ऑफ इंडिविजुअल ओनरशिप, द लैंड वॉज कलेक्टिवली सोड एंड हार्वेस्टेड। उस टाइम पे क्या होता था, लैंड जो है वो उसको बांटा नहीं जाता था। पूरा गांव, पूरी जो कम्युनिटी है वो एक बड़ा सा लैंड को कल्टीवेट करते थे और आपस में अपने हिसाब से बांट लेते थे, ठीक है। तो बीज भी सब साथ में बोएंगे और हार्वेस्टिंग, कटाई भी सब साथ में करेंगे, ऐसा होता था। एट टाइम वेंट बाय, अब जैसे जैसे टाइम और गुजरता गया, जो हेमलेट्स हैं, हेमलेट मतलब जो छोटे से विलेज थे वो और बड़े होते गए, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लोग आते जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है वो एक्सचेंज की जा रही हैं गुड्स के फॉर्म में। उस टाइम पे जो एक्सचेंज होता था वो या तो फूड एक्सचेंज करते थे, या तो क्लॉथ, या तो टूल एक्सचेंज करते थे। स्लोली नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन एंड एक्सचेंजेस वर इस्टेब्लिश अमंग दोज विलेजेस। अब एक विलेज की जगह दूसरा, तीसरा, बहुत सारे विलेज आ गए, ठीक है, आपस में बात करने लगे, ट्रेड करने लगे, सामान इधर उधर करने लगे, ठीक है। एंड सम ऑफ देम ग्रू इनटू स्मॉल टाउन्स, और कुछ विलेज मिला के क्या बन गए, टाउन मिल गए, टाउन बन गए, ठीक है। टाउन में बेसिकली होता है थोड़ा डेवलप्ड एरिया, थोड़ा सा, उसके बाद सिटी होता है। तो नाउ न्यू टेक्नोलॉजीज अपीयर्ड, फॉर एग्जाम्पल उस टाइम पे फिर, अब पहले हंटिंग गैदरिंग, फिर एग्रीकल्चर, फिर डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, फिर इन्होंने पॉटरी बनाना भी शुरू किया, पॉट्स बनाना शुरू किए,
क्ले से चीज़ें बनाने लगे, ठीक है। फिर उन्होंने मेटल का इस्तेमाल करना शुरू किया। पहले हमने सबसे पहले कॉपर का इस्तेमाल किया था, ठीक है। आयरन पहले नहीं, हमें पता ही नहीं था आयरन का इस्तेमाल कैसे करते हैं या आयरन होता क्या है। हमने जो पहला मेटल यूज़ किया था बेटा वो कॉपर है, हमेशा याद रखना, ठीक है। ये 1 मार्क क्वेश्चन आराम से बन सकता है। तो विच हेल्प मेक ड्यूरेबल टूल्स, ऑब्जेक्ट ऑफ डेली यूज़ एंड ऑर्नामेंट्स। तो मेटल जो है लंबे समय तक टिकता है ना, इसलिए उन्होंने उन चीज़ों से, कॉपर से, और उसके बाद बहुत सालों बाद आयरन से सामान बनाना शुरू किया था। तो अब हम चैप्टर 6 में देखेंगे कि कैसे दिस स्टेज प्रिपेयर फॉर द इमर्जेंस ऑफ वॉट वी कॉल सिविलाइजेशन। अभी तो छोटे छोटे विलेजेस की बात हो रही है और टाउन की बात हो रही है, फिर एक सिविलाइजेशन आएगा। सिविलाइजेशन मतलब होता है एक ऐसा एरिया जिसका खुद का कल्चर, खुद की सोसाइटी, खुद के नॉर्म्स, सब कुछ होता है, ठीक है। हम 6 चैप्टर में पढ़ेंगे। फॉर नाउ it is important to remember that this early progress of humanity had to face many challenges. हमें ये याद रखना होगा कि इस टाइम पे जो भी हो रहा था उसमें बहुत सारे चैलेंजेस भी आए थे, ठीक है। बेटा जानवरों को डोमेस्टिकेट करना इतना मुश्किल, इतना आसान नहीं था जितना तुम समझ रहे हो, और क्रॉप्स भी उगाना इतना आसान नहीं था। मान लो तुमने क्रॉप उगाई और पूरा पूरा बाढ़ आ गई, फिर तुम भूखे रहोगे और फिर कुछ ना कुछ फैमिली मेम्बर्स ख़त्म हो जाते थे। तो एट सम क्रिटिकल टाइम्स ह्यूमैनिटी कुड हैव ऑलमोस्ट डिसअपेयर्ड एज सम अर्ली स्पीशीज डिड। तो ऐसे कुछ टाइम आए थे बेटा कि क्या पता सारे ह्यूमंस मरने वाले थे, जैसे डायनासॉर्स मर गए थे, पर फिर भी ह्यूमंस सर्वाइव कर गए, बिकॉज वी विल नेवर नो दोज अर्ली ह्यूमंस टू हुज करेज एंड परसिस्टेंट वी ओ आर एग्जिस्टेंस टुडे। कुछ ऐसे ह्यूमंस बीइंग थे जिन्होंने ज़िंदा रह के आज की सोसाइटी बनाने में हेल्प की, और हमें कभी नहीं पता चलेगा कि उन्होंने ऐसा कैसे किया, ठीक है। कितनी हिम्मत लगी होगी, कितना मेहनत लगी होगी उनको, ठीक है। सो बिफोर वी मूव ऑन, तो हमें ये पता होना चाहिए that we have explored some ways to learn more about our past. The concept of timeline help us understand the sequence of historical event, कि किस sequence में वो अलग अलग टाइम पे वो there are different ways of measuring time. It can be in year, decades, centuries and millenniums. सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री बहुत सारे होते हैं जो हमें हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट करने में मदद करते हैं और हिस्टोरिकल इवेंट को इंटरप्रिटेट करते हैं, मतलब बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ होगा। सो वी ऑल्सो हैव हैड अ ब्रीफ लुक इनटू द लाइफ ऑफ अर्ली ह्यूमंस कैसे रहते थे, उनकी सोसाइटी कैसे ग्रो हुई और कैसे आगे चल के कॉम्प्लेक्स हुई, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। चलो, थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल सो दैट आपको अगले चैप्टर का भी नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए, थैंक यू एवरीवन।